हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थों का जो चुंबकीय व्यवहार है उसके आधार पर उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। उनको 3 वर्गों में बांटा गया है: प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लवचुंबकीय पदार्थ। तो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थों को रख करके उनके चुंबकीय व्यवहार को देखा गया, उसके आधार पर उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। और ऐसा काम 1846 में माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। तो आज हम लोग उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और पदार्थों में चुंबकत्व का गुण होता कैसे है उसका परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। परमाणु मॉडल के आधार पर अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लवचुंबकत्व की व्याख्या करेंगे। इतने पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक। तो अब तक हमने भूचुंबकत्व के बारे में पढ़ा। तो भूचुंबकत्व के बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया था, एक चीज इसमें ध्यान देना था कि जो उदासीन पॉइंट था, तो उदासीन पॉइंट एक चुंबक के अक्ष पर मिलती है और एक निरक्ष पर मिलती है। तो जब उस वक्त क्या होते हैं कि B और H बराबर होते हैं, तो अक्ष के लिए B की वैल्यू क्या होती है, जैसा कि हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। अक्ष के लिए ये होती है, शायद हम वहाँ लिखना भूल गए थे, और निरक्ष के लिए ये होती है। आप चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में भी आप निकाल चुके हैं। बशर्ते वैद्युत क्षेत्र में यहाँ P होता था और यहाँ 1/4πε0 होता था। उसी के आधार पे सारे फार्मूले प्रूफ होते, प्रूफ में कोई अंतर नहीं है, ठीक। दूसरी चीज है कि एनसीईआरटी बुक में हमने बताया था कि जो चुंबकीय ध्रुव है वो जो भौगोलिक ध्रुव होते हैं उसके सिमिलर माना हुआ है। हाँ, वो इस तरह मान लिया गया है क्योंकि जो उसके ऊपर जब चुंबकीय सुई रखा जाता है तो उसका नॉर्थ भौगोलिक नॉर्थ की ओर होता है, साउथ भौगोलिक साउथ की ओर होता है। तो इसीलिए मान लिया गया, क्योंकि वहाँ चुंबकीय सुई ले जाते हैं तो यन सिरा उत्तर की ओर आता है सुई का, और जब यहाँ ले आते हैं तो यस पर आता है उसके पास। लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि चुंबक अंदर जो है कल्पना की गई है, इसका कारण तो मालूम नहीं, तो इसीलिए इसका हम यन इधर मानेंगे, यन यम और सारी यस यम, और यन यम इधर मानेंगे, ठीक। और भौगोलिक वाला यस यन जी ऊपर रहेगा, एस जी नीचे और यन जी ऊपर है, ठीक। और ये दिक्पात का 11.3 होता है, ठीक ना। तो ये चीजें रखें। क्यों? क्योंकि चुंबकीय सुई क्यों इस साइड में, चुंबकीय सुई का आखिर में सिरा क्यों इस साइड जाता है, इस साइड चुंबकीय सिरा जो है भौगोलिक नॉर्थ की ओर चुंबकीय सुई का जो है नॉर्थ क्यों जाता है, क्योंकि इसमें इधर पृथ्वी का साउथ होता है, और जानते हैं नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होता है। जब हम चुंबकीय सुई लेते हैं तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ क्या करता है, साउथ अपनी तरफ खींच के अपनी तरफ कर लेता है, ठीक। और उस पृथ्वी का निचला नॉर्थ उसके साउथ को खींच लेता है, तो इसलिए वो अलाइन हो जाती है। और दूसरी चीज, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल के ऐसे जाती हैं, तो जाहिर सी बात है यन से यस की ओर जाती है। तो ये जो लाइन होती है ये बताती है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जिधर यन जाता है चुंबकीय सुई भी उसी तरह लाइन हो जाती है, यानी यन इधर यस इधर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो है दिक्पात वाला कोण जो है उसका महत्व क्या है कि जाहिर सी बात है कि एक हमारी भौगोलिक डायरेक्शन होती है, ये चुंबकीय उत्तर होता है यस एन यम। तो चूंकि जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हमारी डायरेक्शन तो यस एन ये होती है,
हम इस डायरेक्शन पे, हमें जैसे उत्तर जाना है, उत्तर दिशा में जाना है, और सुई हमेशा चुंबकीय आम उत्तर में खड़ी होती है। तो हम अगर चुंबकीय सुई के डायरेक्शन में जाएंगे तब तो हम इधर जाने के बजाय इधर चले जाएंगे। इसीलिए दिक्पात कोण अगर हमको पता है तो उसकी सहायता से चुंबकीय सुई हमें दिखाएगी इधर जाने के लिए, लेकिन हम उतना कोण इस साइड घूम करके जाएंगे। जैसे मान लीजिए दिक्पात का कोण 11.3 है, तो हम क्या करेंगे, चुंबकीय सुई को अलाइन करेंगे, जो हमारा दिशा सूचक सुई होती है, इधर बताएगी कि इस डायरेक्शन में जाना, लेकिन हम क्या करेंगे, उससे 11.3 कोण पर इधर जाना शुरू करेंगे, तब हम अपने स्थान पे पहुंच पाएंगे, नहीं तो फिर हम इधर चलेंगे। दिक्पात कोण से यही पता चलता है कि हम अपने रियल डायरेक्शन में चले जाते हैं। ठीक, हम अपने कहाँ चले जाते हैं, रियल डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो ये दिक्पात कोण का महत्व। ठीक है, चलिए तब हम चलते हैं अपने जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनकी व्याख्या करना परमाणु मॉडल के आधार पर। चुंबकत्व, उनके अंदर चुंबकत्व का गुण पाया कैसे जाता है, क्यों पाया जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ के प्रकार हेडिंग है या क्वेश्चन है कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ के प्रकार, चुंबकीय पदार्थ के प्रकार। तो माइकल फैराडे द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थों को रख करके उनकी चुंबकीय व्यवहार देखा गया, उसके आधार पर उनको 3 वर्गों में बांटा गया, है ना। लिखेंगे कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया, यानी गुणों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। तो हम पहला हेडिंग रहेगी हमारी अनुचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकीय। अनु मतलब पैरामैग्नेटिज्म, अनु चुंबकीय पदार्थ। ठीक, अनुचुंबकीय पदार्थ तो होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, के बाद हम लोग प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है कि जब इसको हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्षेत्र की डायरेक्शन में थोड़ा सा चुंबकित होता है। हालांकि हम लोग इसके बारे में अभी डिटेल पढ़ेंगे कारण के बारे में, तो हम क्यों लिख लेते हैं कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। थोड़ा सा क्या होते हैं, चुंबकित। ज्यादा प्रबल रूप से चुंबकित नहीं होते, थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, यानी कि इनके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। अनुचुंबकत्व पदार्थ कहलाते हैं, अनुचुंबकत्व पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकत्व पदार्थ कहलाते हैं। तो अनुचुंबकत्व पदार्थ में उदाहरण जैसे पूछा जाता है, पिछली बार पूछा गया था, कुछ पदार्थों का नाम दे दिया गया था बोर्ड में और पूछा गया था कि ये कौन कौन से पदार्थ हैं, पैरामैग्नेटिक मतलब प्रति है कि अणु है कि लौह। इसलिए हम कुछ
एग्जाम्पल दे देते हैं जिसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि आपका है प्लेटिनम है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम है, याद रखिएगा, अनुचुंबकत्व में है। क्रोमियम है, आपका सोडियम है, मैग्नीज है, कॉपर क्लोराइड का साल्ट है, और आपका ऑक्सीजन है। ये तमाम एग्जाम्पल हैं जिसे आप याद रखिएगा ताकि आप क्लियर कर सकें। ठीक, तो दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसको हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो सिंपल वही है कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये उस दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। मतलब है कि ये उल्टा बिहेवियर अपनाते हैं, छेद के विपरीत दिशा में चले चुंबकित होते हैं, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। हालांकि हम इनके प्रॉपर्टी तुलनात्मक अध्ययन आगे करेंगे कि इनकी अलग प्रॉपर्टी क्या क्या शो होती है, इनकी अलग अलग क्या होती है। फेरोमैग्नेटिक की किस पे इसकी डिपेंडेंसी है, मतलब किस किस पे निर्भर करते हैं, ताप पे निर्भर करते हैं कि नहीं करते हैं, और भी इनकी प्रॉपर्टियों के बारे में हम तुलनात्मक अध्ययन ढंग से करेंगे आगे। ठीक, क्योंकि अभी बताना ठीक नहीं, क्योंकि इसके पहले कुछ प्रॉपर्टी है मैग्नेट, जैसे चुंबकन क्षेत्र क्या है ना, चुंबक और मैग्नेटाइजेशन क्या है, तमाम सारे ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, सापेक्ष ससेप्टिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें हैं पीछे। तो इसको बताने के बाद ही हम लोग उनका तुलनात्मक गुणों का अध्ययन करेंगे। अभी ये ऊपर ऊपर की बात है। ठीक, तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे उदाहरण आएंगे, जैसे आपका जो सिक्का धातुएं होती हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और बिस्मिथ, एंटीमनी, सिलिकॉन और जिंक है, जड़ियन है, कॉपर है, बहुत सारा उदाहरण है। नमक है, NaCl है, जल है, H2O है, आप याद रखिएगा, हवा है, एयर है, अल्कोहल और N2 है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें याद करिएगा क्या क्या होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जियान, और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, सभी कार्बनिक यौगिक, सभी कार्बनिक यौगिक। ठीक, तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। तीसरा चलते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, सब्सटेंस। इसमें क्या क्या आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तीसरा हमारा है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, तीसरा क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ। ये भी है, ये प्रबल रूप से चुंबकित होंगे, मतलब ये पदार्थ जो
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, है ना। ल चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ल चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब प्रबल रूप से ये चुंबकित होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनमें चुंबकत्व का गुण बहुत ज़्यादा होता है, अनुचुंबकत्व में कम होता, पैरामैग्नेटिक डाया में प्रति में एकदम नहीं होता, वो तो उल्टा रिएक्शन देते हैं, ठीक ना। तो इनके तो बहुत चर्चित एग्जाम्पल हैं, उदाहरण जैसे करके आपका जैसे निकिल है, कोबाल्ट है, मोस्ट आयरन है और गैडोलिनियम है, गैडोलिनियम जीडी, गैडोलिनियम का क्या संकेत होता है, जो भी होगा कंफ्यूजन है, जीए होता शायद गैडोलिनियम, या अभी हिंदी में लिख लीजिए गैडोलिनियम, गैडोलिनियम लीनियम। कंफ्यूजन में है कि इसका संकेत जीडी होता है या जीए होता है, गैडोलिनियम, ठीक, ईटीसी इतना होते हैं, ठीक, मेन यही है तीन। तो ये जो होते हैं लव चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनमें चुंबकत्व का बहुत ही ज़्यादा गुण होता है, क्योंकि ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, क्षेत्र की डायरेक्शन में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। तो डिफिनेशन जो है बहुत ही सिंपल है तीनों की। अब हम लोग उस चीज़ के बारे में, एक कल्पनात्मक ढंग है जिसका परमाणु मॉडल, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, यानी कि उस मॉडल में किस तरह बताया गया है कि जो पदार्थ होते हैं उनमें चुंबकत्व का गुण आखिर किस कारण होता है, जो पदार्थ हैं उनमें आता कहाँ किस कारण से है। तो उसके लिए एक मॉडल दिया गया परमाणु का, उसको हम लोग चुंबकत्व का परमाणु मॉडल कहते हैं, और एक कल्पनात्मक ढंग है, ठीक। तो लिखेंगे, हेडिंग है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, चुंबकत्व का क्या है, एटॉमिक मॉडल है ना, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। ये चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या होता है, एक मॉडल बनाया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, मतलब एक परिक्रमण करते हैं, चक्कर लगाना, एक स्पिन करना। तो हर परमाणु नाभिक के चारों ओर घूमता है, जिसको हम लोग कक्षीय गति कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं, और उसके साथ साथ जो है अपने अक्ष पर खुद घूमता है, जिसको हम लोग स्पिन मोशन कहते हैं या घूर्णन गति कहते हैं। परिक्रमण गति और घूर्णन गति में अंतर, घूर्णन मतलब होता है अपने अक्ष पे नाचना, कहीं कहीं किताबों में परिक्रमण को ही घूर्णन कह दिया है, जबकि कक्षीय गति और परिक्रमण गति दोनों अलग अलग होती है। चक्रण गति, स्पिन मतलब अपने अक्ष पे, घूर्णन चक्रण का मतलब होता है अपने अक्ष पे घूम जाना, और किसी के अराउंड घूमने को परिक्रमण गति कहते हैं, रिवोल्यूशन, या तो उसको हम लोग कक्षीय गति कहते हैं, ठीक है। घूर्णन चक्रण लगभग स्पिन, रोटेटरी मोशन होता है। घूर्णन अपने अक्ष पे घूमना, घूर्णन करना, और एक होता परिक्रमण करना। परिक्रमण, घूर्णन जैसे इसके चारों ओर इससे परिक्रमण होता, और एक होता कि अपने ही अक्ष पे यहाँ चारों ओर घूमना, स्पिन करना, है ना। जैसे पृथ्वी स्पिन करती है, घूर्णन गति करती है, परिक्रमण नहीं। हाँ, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति है, परिक्रमा करती।
तो ठीक है, मॉडल में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो दो गतियां करता है, दोनों गतियां धारावाही कुंडली के समतुल्य होता है। भाई इलेक्ट्रॉन के चलने से ही तो धारा उत्पन्न होती है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा तो उसके समतुल्य एक धारा बनती है। अभी हम लोग इसके पीछे पढ़ चुके हैं कि धारावाही कुंडली एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो इलेक्ट्रॉन चाहे अपने अक्ष पे घूमे चाहे चारों ओर घूमे, तो जैसे वो घूमता है तो एक धारावाही लूप की तरह व्यवहार करता है, एक धारावाही लूप की तरह व्यवहार करता है। और जाहिर बात है कि धारावाही लूप जो है चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो इसका मतलब होता है कि परमाणु ये जो दोनों गतियां हैं वो एक चुंबकीय धारावाही लूप के समतुल्य होती हैं और दोनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण के समतुल्य होते हैं दोनों ही गतियां। ठीक, तो एक परमाणु जो होता है, प्रत्येक परमाणु जो है एक धारावाही, एक मतलब है कि एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि उसके अंदर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन धारावाही लूप की तरह व्यवहार करता है। और धारावाही लूप पीछे पड़ चुके हैं कि वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, इसलिए प्रत्येक परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और इन्हीं गतियों के कारण, इन्हीं दोनों गतियों के कारण पदार्थ में चुंबकत्व का गुण होता है। पृथ्वी के अंदर भी खुद इसी के कारण चुंबकत्व का गुण होता है। तो इस तरह से जो है पदार्थ के भीतर चुंबकत्व का गुण आता है, जिसमें चक्रण गति का योगदान जो है ज़्यादा होता है, मतलब स्पिन वाली गति का योगदान ज़्यादा होता है, परिक्रमण वाली गति का योगदान कम होता है। यानी चक्रण का योगदान 90% होता है तो इसका 10% होता है। ठीक, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। और सिंपल चीज़ है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जो धनावेशित होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जो धनावेशित होता है, जो क्या होता है, धनावेशित होता है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दो गतियां करते हैं। विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण और चक्रण दोनों गतियां करते हैं। और नाभिक तो स्थिर होता है क्योंकि भारी होता है, ये स्थिर होता है, इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाते हैं। धनावेशित होता है जो स्थिर होता है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में होते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण, विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण तथा चक्रण दोनों गतियां करते हैं। परिक्रमण तथा चक्रण दोनों गतियां करते हैं और दोनों ही गतियां जो होती हैं धारावाही लूप के समतुल्य होती है। धारावाही कुंडली या धारावाही लूप के समतुल्य होती है और दोनों ही गतियां धारावाही लूप के समतुल्य होती है, समतुल्य होती है। अब जानते हैं कि जब दोनों गतियां धारावाही लूप के समतुल्य होती है तो दोनों ही गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन में नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। ठीक,
समतुल्य होती है। दोनों ही गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन में एक नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। दोनों ही गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन में एक नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिसको हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। तो जिसमें चक्रण गति का योगदान सबसे अधिक होता है, किंतु चक्रण गति का योगदान अधिक होता है, किंतु चक्रण गति का योगदान अधिक होता है। 90% होता है लगभग। चक्रण गति का योगदान क्या होता है? अधिक होता है। इस प्रकार संपूर्ण परमाणु में अब सभी इलेक्ट्रॉनों का जो है हम लोग योग ले लेते हैं। हर इलेक्ट्रॉन का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, सबको मिला करके परमाणु में एक नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। इस प्रकार जो होता है संपूर्ण परमाणु में, जितने भी परमाणु में एक नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है, एक नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। एक नेट चुंबकीय क्या होता है? आघूर्ण होता है। अतः परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव या छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब हम लिख लेंगे कि अतः परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव अथवा करके छोटे चुंबक, चुंबकीय द्विध्रुव या छोटे चुंबक की हाथ व्यवहार करता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, इसको मिटा दें। तो चुंबकीय आघूर्ण होता है, किंतु चक्रण गति का योगदान अधिक होता है। इस प्रकार संपूर्ण परमाणु एक नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है और परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव या छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। चलिए तो क्या है? भांति व्यवहार करता, इन्हें परमाणुवीय चुंबक कहते हैं। क्या लिखे थे? यान छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है ना। इन्हें क्या कहते हैं? परमाणुवीय चुंबक कहते हैं। इन्हें परमाणुवीय चुंबक कहते हैं। इन्हें परमाणुवीय चुंबक कहते हैं। और यही ढंग जो है, कल्पना का जो यह ढंग होता है, यानी कह सकते हैं कि कल्पना का यही ढंग चुंबकत्व का परमाणु मॉडल कहलाता है। चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल कहलाता है। इस मॉडल के हिसाब से हम लोग पता करते हैं कि किस पदार्थ में चुंबकत्व का गुण है और किस पदार्थ में नहीं होगा। अब उसकी हम लोग अलग अलग व्याख्या करेंगे, क्योंकि हमने अभी जान लिया कि 3 तरह के होते हैं। उन तीनों की व्याख्या करेंगे कि क्यों होता है, किसमें नहीं होता है। तो पहला आएगा अनुचुंबकत्व की व्याख्या, फिर आएगा प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या, फिर आएगा
लो चुंबकत्व की व्याख्या। अनुचुंबकत्व प्रतिचुंबकत्व में कोई भी पहले लिखा जा सकता है। ठीक, तो अनुचुंबकत्व की व्याख्या, इसके आधार पे परमाणु मॉडल, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल आ सकता है, लिखने के लिए आता है, ज्यादातर लौ वाला आता है कि चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पे लौ चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या कीजिए। तो हम लोग अब व्याख्या करेंगे अनुचुंबकत्व की व्याख्या, यानी यहां लिखेंगे कि चुंबकीय परमाणु मॉडल के आधार पर चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर अनुचुंबकत्व पदार्थ की व्याख्या ये आता है। आज पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल भी है कुछ, हम लोग लगाएंगे न्यूमेरिकल, 2-3 वीडियो में लगता है न्यूमेरिकल पे रहेगी क्योंकि जितने भी फार्मूले हम लोग पीछे पढ़े हैं उस पे एक वीडियो रहेगा और अभी आगे कुछ फार्मूले आएंगे उस पे एक वीडियो रहेगा। और एनसीईआरटी बुक का अगर ज़्यादा से ज़्यादा हल हो गया रहेगा तो उसको नहीं लगाएंगे, अगर हल नहीं रहेगा जो बचा रहेगा उसको लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि अनुचुंबकत्व का गुण जो है ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। मतलब है कि विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते होंगे, जैसे 11 हुआ, 13 हुआ, 15 हुआ, मतलब पेयर में नहीं होना चाहिए। तो पदार्थों में जब हम उसका पेयरिंग करेंगे, क्योंकि हर कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी पेयरिंग होती है, तो हर 2-2 इलेक्ट्रॉन युग्म बना लेते हैं। लेकिन अगर विषम संख्या में है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बना पाएगा। तो ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम, ये मॉडल के हिसाब से है, अब अंदर नहीं, मतलब ये मॉडल कहता है, होता भी है। तो जिन पदार्थ के परमाणु में विषम इलेक्ट्रॉन होंगे उनके में ही ये गुण पाया जाएगा। तो देखिए, प्रत्येक 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलके युग्म में रहते हैं। 2-2 इलेक्ट्रॉन हमेशा देखेंगे जब उसकी थ्योरी आप केमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे, आप बाउ थ्योरी है, रूल है, पाउल का रूल है, तो पाउली का प्रोजन नियम है, सब पढ़े होंगे। तो उसमें देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं। जैसे हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2, 2s2, 2p3, p6 है ना, इस तरह से आता, 3s2, 3, फिर d तक आता है, 4s2 तक है, सब जानते हैं। प्रत्येक 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर में रहते हैं। तो क्या होता है कि जो पेयर बना लेते हैं वो चक्रण विपरीत करते हैं, मतलब पेयर में होते हैं, एक उल्टा चक्रण करता है, तो ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। तो जो एक अकेला अगर विषम वाला सिंगल मिलता है तो इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसी के कारण उस पदार्थ में थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण होता है। जब उसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्षेत्र की डायरेक्शन में थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, मतलब उसमें चुंबकत्व का गुण होता, मतलब सामान्यता प्रेशर पे सामान्यता, तो वो ये जो है बिखरे रहते हैं। अभी हम फिगर बनाएंगे, सामान्यता जो है हर परमाणु एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो ये बिखरे रहते हैं। जैसे इस तरह से कोई इधर है तो कोई इधर होगा, यहाँ से कोई है इधर होगा, तो इस तरह से कोई इधर है तो इधर का कोई इधर होगा, तो हर दिशा में बिखरे रहते हैं। तो इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 0 होता है, इसलिए इसमें सामान्यतः कोई चुंबकत्व का गुण नहीं होता, एक दूसरे के कैंसिल किए रहते हैं। लेकिन जब इनको बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये फील्ड क्या करती है कि सबको घुमा के अपने दिशा में कर देती है, यानी कि इस तरह सब एक डायरेक्शन में आ जाते हैं ऐसे।
पूरी तरह नहीं, थोड़ा बहुत आ जाते हैं, मतलब हमने सीधा बना दिया। तो जब एक डायरेक्शन में सबका आघूर्ण एक डायरेक्शन में हो गया तो इसका मतलब है कि इनमें क्या हो गया, चुंबकत्व का गुण आ गया। ठीक, इसमें सब एक डायरेक्शन में चक्रण कर रहे हैं ना, तो चक्रण गतियां जो होती हैं धारावाही लूप की तरह व्यवहार करती हैं, जो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है ना। चुंबकीय आघूर्ण होता है जो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, यानी एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो विषम संख्या में जो होते हैं उन्हीं के में ऐसा होगा। तो वही बात हम अभी लिखेंगे, सारा चीज समझ में आ जाएगा। लिखेंगे अनुचुंबकत्व का गुण सामान्यतः ऐसे पदार्थों में पाया जाता है, अनुचुंबकत्व का गुण सामान्यतः ऐसे पदार्थों में पाया जाता है अनुचुंबकत्व का गुण सामान्यतः ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, विषम होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, विषम होती है। ठीक, तो प्रत्येक 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर युग्म बना लेते हैं, प्रत्येक 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या होते हैं, युग्म में रहते हैं, युग्म बना लेते हैं। तो 2 तो मिलकर युग्म बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता, नहीं बना पाता, किंतु एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। ठीक, तो 2 युग्म बनाते हैं, वो विपरीत चक्रण गति करके एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। ठीक ना, तो उसके कारण तो नहीं हो, लेकिन जो शेष बचता है उसके कारण होता है। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर किंतु विपरीत चक्रण गति करके एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं, को निरस्त कर देते हैं। शेष बचे एक इलेक्ट्रॉन के कारण, जो शेष बचा है, शेष बचे एक इलेक्ट्रॉन के कारण, शेष बचे एक इलेक्ट्रॉन के कारण प्रत्येक परमाणु में क्या होता है, प्रत्येक परमाणु में थोड़ा चुंबकीय आघूर्ण होता है, थोड़ा चुंबकीय आघूर्ण होता है। प्रत्येक परमाणु में एक अब एक के कारण थोड़ा सा चुंबकीय आघूर्ण होता है, अर्थात प्रत्येक परमाणु एक छोटा चुंबक होता है, या आप कह लीजिए कि अर्थात प्रत्येक परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, अर्थात प्रत्येक परमाणु एक छोटा चुंबक होता है। मतलब है कि आप लिख सकते हैं कि एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, अर्थात प्रत्येक परमाणु एक छोटा चुंबक होता है। यहाँ आगे एक लाइन और भी लिखा जा सकता था कि प्रत्येक परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, और द्विध्रुव जो होता है एक छोटा चुंबक होता है, छड़ चुंबक की तरह व्यवहार होता है। लेकिन सामान्य अवस्था में क्या होता है, सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु अनियमित क्रम में
सामान्य अवस्था में क्या होता है, पदार्थ के परमाणु, सामान्य अवस्था में पदार्थ के परमाणु या सामान्य अवस्था में परमाणु इस प्रकार अनियमित क्रम में बिखरे होते हैं ना, इस प्रकार अनियमित क्रम में होते हैं कि एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे के, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे लिखेंगे। एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। अतः पदार्थ में चुंबकत्व का कोई गुण नहीं होता, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। अतः पदार्थ में चुंबकत्व का कोई गुण नहीं होता सामान्यतः, यानी बिना चुंबकीय छेद, ऐसे सामान्यतः उसमें जब हम बाह्य चुंबकीय छेद में रखते हैं तब होता है, ऐसे नहीं होता। अतः पदार्थ में चुंबकत्व का गुण नहीं होता, सामान्यतः नहीं होता, का गुण नहीं होता, मतलब ऐसे बिखरे रहते हैं। ये जैसे है, अब एक इधर है तो दूसरा जो है इधर है, एक जैसे ऐसे है ना, ऐसे बना लीजिए छोटा छोटा। अब जैसे एक है तो दूसरा इधर से है, तीसरा इधर से, दूसरा ऐसे बिखरे रहते हैं। ये घूमने का वो डायरेक्शन दिखाया गया है। तो इसलिए इनका नेट चुंबकत्व क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इनका नेट ये क्या होता है, 0। लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यहाँ लिखेंगे कि परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, रखने पर प्रत्येक परमाणु बाह्य क्षेत्र द्वारा, प्रत्येक परमाणु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, बाह्य क्षेत्र द्वारा अपनी दिशा में संरेखित कर दिया जाता है। अपनी मतलब उसकी दिशा में, अपनी दिशा में संरेखित कर दिया जाता है। ठीक, अतः संपूर्ण पदार्थ छेद की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है। अतः संपूर्ण पदार्थ जो है ना, वो क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है। अब जैसे ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे,
मतलब एक डायरेक्शन में आ जाएगा। ऐसे आएगा, लगभग एक दिशा में आ जाता है। ठीक, कोई एक दूसरे को निरस्त नहीं करता। जैसे इसमें क्या है, एक दूसरे के सब उल्टे है ना, जैसे कि यहाँ पे एक दूसरे के सब उल्टे हैं। जैसे ऐसे बना लीजिए, मतलब घाल मेल है। अगर ये इस तरह से है तो हरी वाला बना लीजिए, इस तरह से है। ये ऐसे है, ऐसे है तो ये ऐसे है, इसलिए नेट इसका जीरो होता है। तो इसका नेट चुंबकीय आघूर्ण जीरो नहीं होता है, इसलिए छेद की दिशा में अलाइन हो जाते हैं, इसलिए इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण जीरो नहीं होता। इसमें हल्का चुंबकत्व का गुण आ जाता है। प्रबल रूप से अलाइन नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत अलाइन होते हैं, इसलिए इनमें चुंबकत्व का गुण हो जाता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या। यहाँ पे m जो है जीरो नहीं होता। नेट की बात करें, ठीक, चलिए मिटा दें। अब है प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या। दूसरा है प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या। ठीक, प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या। तो देखिए, प्रतिचुंबकत्व का गुण सामान्यतः जो है ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। दोनों में यही अंतर है। प्रत्येक दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक युग्म बना लेते हैं, और दोनों जो है परमाणु के दोनों मिलकर एक युग्म बना लेते हैं, और प्रत्येक परमाणु जो है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है बराबर और विपरीत चक्रण गति करके एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या करता है, निरस्त कर देता है। इस सामान्यतः पदार्थ में चुंबकत्व का कोई गुण नहीं रहता है। लेकिन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसका बिहेवियर कुछ अलग होता है। उसे अभी हम लोग लिखने के बाद देखते हैं क्यों अलग होता है, क्या रीजन। तो लिखेंगे कि प्रतिचुंबकत्व का गुण, प्रतिचुंबकत्व का गुण सामान्यतः ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। ठीक, जैसे अक्रिय गैसें जितनी हैं जिनमें परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, हर कक्षा में सम होती है। तो प्रत्येक दो इलेक्ट्रॉन मिलकर युग्म बना लेते हैं। प्रत्येक दो इलेक्ट्रॉन मिलकर युग्म बना लेते हैं। प्रत्येक दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेते हैं, युग्म बना लेते हैं। प्रत्येक युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर तथा विपरीत चक्रण गति करके प्रत्येक युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर तथा विपरीत चक्रण गति के कारण एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं।
निरस्त कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण, मतलब यम जीरो हो जाता है। अतः परमाणु में कोई चुंबकत्व का गुण नहीं होता है। अतः परमाणु में कोई चुंबकत्व का गुण नहीं होता, सामान्यतः चुंबकत्व का गुण नहीं होता। ठीक है, चुंबकत्व का कोई गुण नहीं होता है। तो परमाणु में कोई चुंबकत्व का गुण नहीं होता, यानी पदार्थ में कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता। तो ये भी लिख सकते हैं, कहता है पदार्थ में कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता, समानतः पदार्थ में कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता। ये भी लिख सकते हैं, या जाने दीजिए, या लिख सकते हैं सामान्यतः पदार्थ में कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता। अब एक चीज है कि जब इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्म में रहते हैं, एक इधर चक्रण गति करता है तो एक बाएं दाएं करता है, तो दोनों के चुंबकीय आघूर्ण विपरीत दिशा में होते हैं, एक दूसरे बराबर चक्रण गति करते हैं, एक दूसरे के गतियों को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक, यानी खत्म कर देते हैं। तो इसलिए इस पदार्थ में कोई चुंबकीय आघूर्ण ही नहीं होता है, यानी चुंबकत्व का गुण ही नहीं होता है। अब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाता है, तो जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो देखा क्या जाता है कि जो युग्म का जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक त्वरित हो जाता है और एक मंदित हो जाता है, एक त्वरित हो जाता है और एक क्या हो जाता है, मंदित हो जाता है। यानी कि एक तेज से भाग स्पिन करने लगता है और एक की गति स्लो हो जाती है। अभी लेंज के नियमानुसार, अभी हम लेंज का नियम तो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ भी थोड़ा सा दे देंगे इंट्रोडक्शन। तो देखा जाता है कि एक स्पीड से भागने लगा, स्पिन करने लगा और एक स्लो हो गया, तो इसका मतलब है कि अब दोनों की गति अलग हो गई, तो नेट चुंबकीय आघूर्ण जीरो नहीं होगा, क्योंकि अब नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा, यानी एक ज़्यादा हाई स्पीड से मोशन कर रहा है स्पिन और एक कम। लेकिन जो ज़्यादा स्पीड से मोशन करता है उसके जो चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन होती है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है, और जो कम स्पीड से स्पिन करता है उसकी तो उसी डायरेक्शन में होती है। तो नेट तो उसके कारण होती है जो ज़्यादा मोशन करता है स्पिन वाली, लेकिन उसके जो चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन जो होती है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है। इसीलिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ क्या होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है, यानी उसके विपरीत डायरेक्शन में उसमें चुंबकत्व का गुण होता है। यानी कहने का मतलब है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से विपरीत डायरेक्शन में उसमें चुंबकत्व का गुण आता है, ठीक। तो मतलब है कि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में उल्टा रिएक्शन देते हैं, यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर तो इधर भागेंगे, यानी कि उल्टा रिएक्शन देते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, उल्टा रिएक्शन देते हैं, यानी कि हाई तीव्रता जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का होगा उधर से भाग करके लो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ओर आ जाते हैं। तो ये ऐसा जो होता है वो लेंज के नियमानुसार होता है। अभी हम इसको लिख देते हैं फिलहाल, फिर अभी समझाते हैं। लिखेंगे कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रत्येक युग्म का रखने पर लेंज के नियमानुसार, अभी लेंज एक वैज्ञानिक थे, लेंज के नियम से सार प्रत्येक युग्म का एक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक युग्म का एक इलेक्ट्रॉन त्वरित तथा दूसरा मंदित हो जाता है। त्वरित होने वाले
इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण त्वरित होने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण जो है, त्वरित होने वाले इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है। ठीक है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो जाता है ना। तो इस प्रकार प्रत्येक परमाणु में क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अतः प्रत्येक परमाणु जो है क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होता है, थोड़ा सा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो परमाणु में क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, फलतः पदार्थ जो होता है क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है। क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है। तो ये सब थ्योरेटिकल है, आता है परीक्षा में लिखने के लिए, तो आप इसको बहुत सिंपल वर्ड में ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है। अब ये वाली कहानी जो है इसको हम थोड़ा समझाते हैं, लेंज का नियम क्या है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब देखिए लेंज का नियम क्या कहता है, अभी हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेंज का नियम कहता है, एक आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है कि जैसे धारावाही बंद कुंडली है और उसके सामने अगर हम कोई चुंबक मोशन कराएं आगे पीछे तो उस कुंडली में एक धारा बहने लगती है। जैसे कोई बंद कुंडली है एक फेरे की, कई फेरों की, और एक बार मैग्नेट लें, छड़ चुंबक, उसको उसके आगे पीछे अगर घुमाएं तो क्या देखते हैं कि उस कुंडली में करंट बहने लगती है। तो चूंकि चुंबक के प्रेरण से करंट बहती है तो उस करंट को हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरण। जैसे ये कुंडली है मान लीजिए, और एक चुंबक इसके समीप लाया गया तो हम क्या देखते हैं कि इसमें एक करंट बहने लगती है। तो लेंज का नियम क्या कहता है कि करंट जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। यानी कि करंट की डायरेक्शन ऐसे होती है कि ये जो चुंबक का जो सिरा सामने आता है उसका विरोध होता है। मतलब है कि इसमें क्या सामने यन ध्रुव बन जाता है। क्या बन जाता है, तो जानते हैं कि यन में प्रतिकर्षण होता है, इसी चुंबक के कारण ये करंट बनी और वो उसी का विरोध करती है। यानी प्रेरित धारा जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। यही लेंज का नियम है। तो देख, क्योंकि धारावाही लूप के सामने वाला सिरा वो ध्रुव बन जाता है जो इसका विरोध करे। मतलब तो कौन सा ध्रुव बनेगा, यन, ताकि यन में प्रतिकर्षण, ये कहता है इसके दूर जाओ।
ये लेंज का नियम है। लेकिन हम इसके विरुद्ध इसको इसके पास लाते हैं, तो लाने में जो हम काम करते हैं ना, वही कार्य धारा के रूप में इसमें दिखाई देता है। तो यही समझना है। चलिए वो देख लेते हैं कि कैसे जो होता है कि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक त्वरित और एक मंदित होता है, और जो त्वरित होता है उसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। थोड़ा सा यहाँ समझना मुश्किल है, आप ध्यान से देखिए कि एक चुंबक हम रखेंगे, ये जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए समझाने के लिए, ठीक। तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, एस से एन की तरफ होती है, मान लो ये है ना, इधर है ना, मतलब एन से यस की तरफ, इधर यस होगा एन होगा, मतलब इधर ही होती है, यस से एन की तरफ होती है चुंबक आघूर्ण की दिशा। अब उसके सामने देखिए हम इस तरह बनाएंगे ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो इसके सामने हम कुंडली को ये ले लेते हैं, ये ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है। देखिए ये जो डायरेक्शन होती है, आप ध्यान दीजिए, इधर वाली ऐसे वो होती है क्लॉकवाइज, और ये वाली जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक। तो करंट जो बनेगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी, क्लॉक मतलब ऐसे, ठीक। इलेक्ट्रॉन ध्यान दीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा ऐसे, और करंट जो बनेगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी ऐसे। तो अब इसके चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन हमको दिखाना है। इलेक्ट्रॉन घूमा एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके विपरीत में करंट बनती है, तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखें, अरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट बहेगी क्लॉकवाइज। तो हम इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो उंगलियों को किधर मोड़ेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए हमने उंगलियों को, ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो इधर आ रहा है, लेकिन जब इसको हम लोग क्लॉकवाइज मोड़े, ऐसे मोड़ेंगे क्लॉक डायरेक्शन में, तो किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। यानी कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इस तरफ हो गई, है ना। हमेशा सीधे बना रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट बह रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण इधर होगा। सिंपल है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि जैसे हम इस तरह करेंगे ऐसे, तो इधर आएगा, ठीक। अब उसी का उल्टा चलिए इधर आ जाएगा, एक बन गया। अब एक इलेक्ट्रॉन युग्म का इसके उल्टा घूमता है, कहने का मतलब है कि वो घूमता किधर है, इधर घूमेगा, है ना, क्लॉकवाइज में। तो करंट जो बहेगी वो एंटी क्लॉकवाइज में बहेगी। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए यम की वैल्यू इधर होगी। तो इसके सामने अब लाना है एक चुंबक, यानी चुंबक लाने का मतलब है कि हम चुंबकीय क्षेत्र ला रहे हैं, ठीक। लेंज का नियम ये कहता है कि जब चुंबक को आगे पीछे किसी कुंडली के पास लाते हैं तो उसमें करंट उत्पन्न होती है, और उस करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो इसका विरोध करती है। तो सामने यन ध्रुव आ रहा है ना, तो ये कुंडली में करंट ऐसी बहेगी कि इसके सामने वाला फेस क्या बने, यन बन जाए। इधर भी यन बन जाएगा, इधर भी यन बनेगा, ठीक। अब देख लीजिए, यन बना का मतलब है कि जो प्रेरित करंट होगी वो इधर आएगी, है ना, प्रेरित करंट आई डैश, जो इस करंट को कम करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की गति को कम करेगी। दूसरा चीज ये देख लीजिए
कि ये करंट इसमें इसका सपोर्ट करेगी। तो जब सपोर्ट करेगी तो नेट करंट बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की मोशन बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमने लगेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? चुंबकीय आघूर्ण की बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? विपरीत है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? विपरीत है। तो इसीलिए कि जब इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक की गति मंदित, दूसरे की होती त्वरित। जो त्वरित होता है उसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इसके ठीक क्या होती है? विपरीत, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है। इसीलिए पदार्थ जो होता है थोड़ा सा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। ठीक, तो ये था लेंज के नियम से अनुसार कि कौन त्वरित होता है, कौन मंदित होता है। तो जो त्वरित होता है उसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इसके विपरीत होती है, और जो मंदित होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक, इसलिए अब इन दोनों का नेट जीरो नहीं हो पाता, कुछ रहता है जो इसके विपरीत होता है, इसलिए विपरीत डायरेक्शन में खिसक जाते हैं। खिसने का मतलब है कि वो चुंबकित तो होते हैं लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। चलिए, अब आखिरी जो है इसका मॉडर्न व्याख्या है वो लौ चुंबकीय पदार्थ। तो लौ चुंबकीय पदार्थ तो एक तरह से उसका प्रत्येक परमाणु ही एक छोटा चुंबक होता है, मतलब उसमें चुंबकत्व का प्रबल गुण होता है। उनके परमाणुओं में अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, पास पास जो होती हैं अन्योन्य क्रियाएं, जो लौ चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या होगा, जिसको हम लोग डोमेन सिद्धांत भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लौ चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक छोटा चुंबक होता है, और प्रत्येक परमाणु मिल करके आपस में अन्योन्य क्रिया, जाहिर सी बात है कि इसका जो हम लोग तो इसको डायरेक्टली बोल दे रहे हैं, इनडायरेक्टली रूप से ये क्रियाएं थोड़ा जटिल होती हैं, क्वांटम लेवल की होती हैं, जिसको यहाँ बताना संभव नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत हायर क्लास में, मतलब इसके बाद वाले क्लास में उसका डिटेल है, लेकिन हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि प्रत्येक परमाणु आपस में मिल जाते हैं, अन्योन्य क्रिया करके छोटे 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 समूह बना लेते हैं, छोटे छोटे, जिसको हम लोग डोमेन कहेंगे। और एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या लगभग 10 के घाते 21 या 10 के घाते 20 पावर के बराबर होती है, और सब डोमेनों का अपना एक नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। लेकिन सामान्यतः वो इस प्रकार बिखरी होती हैं कि प्रत्येक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देता। अतः सामान्यतः लौ चुंबकीय पदार्थ में कोई चुंबकत्व का गुण नहीं होता है। ठीक, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो दो तरह से चुंबकित होते हैं, तो उसे हम अभी बताते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर यही पूछा जाता है। लौ चुंबकत्व की व्याख्या, लौ चुंबकत्व की व्याख्या। ठीक, लौ चुंबकत्व की क्या है? व्याख्या, जिसको हम लोग डोमेन सिद्धांत भी कहते हैं। कभी कभी इस तरह से प्रश्न है, डोमेन सिद्धांत क्या है? तो इसमें लिखेंगे कि लौ चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक छोटा चुंबक होता है। लौ चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक छोटा चुंबक होता है। प्रत्येक लौ चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक छोटा क्या होता है? वो चुंबक होता ही होता है। समान स्थिति में बहुत से परमाणु मिल करके, यानी कि सामान्य स्थिति में बहुत से परमाणु आपस में अन्योन्य क्रिया द्वारा, यानी आपस में मिल करके अन्योन्य क्रिया द्वारा, है ना, छोटे छोटे समूह बना लेते हैं।
छोटे छोटे समूह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समूह बना लेते हैं, और प्रत्येक समूह को डोमेन कहा जाता है। प्रत्येक समूह को क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। प्रत्येक समूह को क्या कहा जाता है? डोमेन कहते हैं। और प्रत्येक डोमेन में परमाणुओं की संख्या लगभग इतना होती है, कितना? 10⁻21। प्रत्येक डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10⁻21 होती है। ठीक, लगभग इतने, हर डोमेन में इतने इतने परमाणु होते हैं, ग्रुपिंग होती है। ठीक है ना? मतलब इतनी कोट की होती है, आगे कोई वैल्यू भी होती है, इतना लिख सकते हैं, कोटि, सॉरी ये कोट होना चाहिए, कोट की होती है, कोटि की होती है, इतने कोट की होती है संख्या। अब प्रत्येक डोमेन का अपना नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है ना? हमने बताया अभी कि प्रत्येक डोमेन का अपना एक नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है, मतलब अपना एक फिक्स चुंबकीय आघूर्ण होता है। मतलब एक जो डोमेन होती है उनमें सबका जो चुंबकीय, हर परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण एक डायरेक्शन में अलाइन होता है ना? तो इसलिए नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। लेकिन सामान्य अवस्था में क्या होता है कि सभी डोमेनें इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देती हैं। तो लिखेंगे सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में सभी डोमेनें इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं, इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि वे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देती हैं। क्या कर देती हैं? निरस्त कर देती हैं। सामान्यतः पदार्थ में चुंबकत्व का कोई गुण नहीं होता। सामान्यतः पदार्थ में चुंबकत्व का कोई गुण नहीं होता। सामान्यतः पदार्थ में चुंबकत्व का कोई गुण नहीं होता, यानी चुंबकत्व नहीं होता। तो लव चुंबकीय पदार्थ सामान्यतः कहाँ चुंबकत्व का गुण होता है? तो जैसे हम क्या करें, एक नमूना, जैसे हम क्या बना रहे हैं कि डोमेन बना रहे हैं सिंपल। हालांकि आपको किताब में देखेंगे तो बहुत सारी लाइनें रहेंगी, है ना? इस तरह से बहुत सारी लाइन रहेगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन। जैसे कि सभी डोमेनें इस तरह से रहती हैं, भले छोटी बड़ी रहती है, तब एक से दिखा रहे हैं। डोमेनें ऐसे होती हैं कि एक उधर तो एक इधर होता, एक जैसे इधर है सभी तो एक इधर। तो यहाँ पे नेट क्या होता है, इसका 0 होता है ना? तो ये हाल है। आप किताब में देखेंगे तो ऐसे ऐसे छोटा 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 कई ठो बना है इस तरह, लेकिन ऐसे बिखरी होती हैं कि एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं। हालांकि हमने सीधा सीधा बनाया, उसमें कुछ थोड़ा सा तिरछे बनाया होगा फिगर में। तो हम एक समान स्थिति ले लिए, मतलब जनरल आसान तरीका। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो 2 क्रियाओं द्वारा इनमें नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जैसे हम कहा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में
रखने पर निम्न दो क्रियाओं द्वारा पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण होता है ना। पदार्थ में छेद की दिशा में, या ये कह सकते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न दो क्रियाओं द्वारा पदार्थ छेद की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होता है। पदार्थ छेद की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होता है। प्रबल रूप से चुंबकित होता है। प्रबल रूप से चुंबकित होता है ना। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न दो क्रियाओं द्वारा पदार्थ छेद की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होता है। छेद की दिशा में पहला है कि डोमेनों के घूर्णन के द्वारा, डोमेनों के घूर्णन द्वारा। घूर्णन द्वारा मतलब घूम जाती है ना। डोमेनों के परिसीमन द्वारा, पहला शायद परिसीमन द्वारा, घूर्णन द्वारा बाद में है। हाँ, डोमेनों के परिसीमन द्वारा। परिसीमन मतलब होता है परिसीमांकन करना। इनकी जो डोमेनों की सीमाएं होती हैं वो छोटी बड़ी हो जाती हैं। तो कुछ डोमने आपस में निरस्त हो जाते हैं और कुछ डोमने आपस में मिल जाती हैं, मिलके बड़ी हो जाती हैं, जिनका सभी का चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक हो जाती है। तो उसके कारण वो छेद की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाती है। तो लिखेंगे कि इस क्रिया में कुछ डोमने मिलकर बड़ी डोमेन बना लेती हैं। वही है, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या हो जाता है कि इस क्रिया में कुछ डोमेने मिलकर बड़ी डोमेने बना लेती, बड़ी डोमेने बना लेती हैं। ठीक, और जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होती हैं और जो बाकी होती है वो निरस्त, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होती हैं। मतलब इस क्रिया में कुछ डोमेने मिलकर बड़ी डोमेने बना लेती हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरक्षित होती हैं, और शेष जो छोटी होती हैं, शेष छोटी डोमेने आपस में निरस्त हो जाती हैं। निरस्त हो जाती हैं, तो आपस में क्या हो जाती हैं? निरस्त हो जाती हैं। इस प्रकार पदार्थ छेद की दिशा में थोड़ा सा प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। इस प्रकार पदार्थ छेद की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। यानी पदार्थ उधर भागता है जिधर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक, यानी अगर इसको हम फिगर में बनाएं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मतलब ऐसा होता है, ऐसा बन जाता है कुछ। अब देखिए कि दो आपस में मिलके बड़ी हो गई है, दोनों छोट हो गई, और यहाँ बाहर से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ। तो देखिए ये वाली का इधर हो गया, ये आपस में निरस्त हो जाती है। मतलब सामान्य और आसान फिगर। तो यहाँ पे जो है यम जो है जीरो नहीं हो पाता है ना, यम इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम होता है।
ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक इसका टॉपिक वो है, क्या कहते हैं, दूसरा डोमिनो के घूर्णन द्वारा, मतलब डोमिने घूम जाती हैं। मतलब उसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ में ये यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे एक चीज लिखना चाहिए था कि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कम हो तो मतलब दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र हो। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है कि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली हो यानी कि प्रबल हो, है ना। दूसरा क्या है कि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, शक्तिशाली हो। दूसरा है कि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली हो यानी कि डोमेनों के घूर्णन द्वारा, डोमेनों के घूर्णन द्वारा। डोमेनों के घूर्णन द्वारा का मतलब होता है कि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, शक्तिशाली हो, मतलब बहुत अधिक हो। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होता है तो क्या करता है कि ये सभी डोमेने को अपनी दिशा में संरेखित कर देता है। तो यह सभी डोमेनों को अपनी दिशा में संरेखित कर देता है, मतलब घुमा देता है। डोमेनों के घूर्णन दे रहा मतलब जबरदस्ती घुमा देता, तथा पदार्थ जो है छेद की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। इस प्रकार पदार्थ छेद की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। प्रबल रूप से क्या हो जाता है, इस प्रकार पदार्थ छेद की दिशा में प्रबल रूप से क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। मतलब इस तरह से ये जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अभी इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम लोग नेट बोलेंगे, मतलब अभी आगे वाली थ्योरी में इसको बी नॉट या कुछ एच से पर अभी कैटेगरी बांटेंगे कि चुंबकन क्षेत्र क्या है, चुंबकन क्या है, नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये सब क्या है। तो अभी वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाली है। तो क्या करते हैं, घुमा के सबको एक डायरेक्शन में कर दें, देखो, है ना। तो यहाँ पर भी m क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0 और मैक्सिमम होता है ये। तो डोमेनो घूर्णन कब होता है कि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली हो। अगर दुर्बल होता है, कम शक्तिशाली होता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ डोमेने तो मिलकर आपस में बड़ी डोमेने बना लेती हैं, कुछ डोमेने मिलकर इस क्रिया में कुछ डोमेने मिलकर बड़ी डोमेने बना लेती हैं, जिनकी डायरेक्शन जो होती है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, और कुछ छोटी जो शेष होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, निरस्त हो जाती हैं। और इस क्रिया में क्या होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है तो सभी डोमेनों को अपनी दिशा में संरेखित कर देता है, इसलिए इसका नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसलिए छेद के डायरेक्शन में ये प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। लेकिन एक चीज इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर जो चुंबकत्व का गुण आएगा वो अकेले बाहर वाले से ज्यादा आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक इसका प्रभाव होता है, दूसरा ये जो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है तो इनका तो अपना नेट चुंबकीय गुण होता है। तो एक ये और ए दोनों मिलकर जो इसके अंदर नेट होता है वो हमेशा बी से बड़ा होता है। क्यों, ये अलाइन हो गया तो इनका तो खुद का चुंबकीय गुण हुआ, चुंबक हुआ, और एक इसका प्रभाव, तो दोनों मिल करके जो नेट इसके अंदर नेट है इससे तो ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ के बारे में आगे चर्चा भी करनी है। तो आज का वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने थ्योरेटिकल सारी चीज़ें पढ़ा कि पदार्थ को कितने श्रेणियों में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय व्यवहार के आधार पर बांटा गया। तो 3
की परिभाषा और उदाहरण, फिर उनके अंदर चुंबकत्व का गुण किस कारण से आता है, उसका परमाणु मॉडल, उसके आधार पर तीनों की व्याख्या। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और अगले वीडियो लेक्चर में फिर आपसे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।